Hello everyone, welcome to my channel TechLearn. Today we will see how to create an ER diagram. So how to draw an ER diagram, that's called entity relationship diagram. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस जो भी हैं उसको ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमें क्रिएट करना है यहाँ डायग्राम। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या साइंस यूज होते हैं टू क्रिएट एन डायग्राम। बिकॉज ER डायग्राम एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है, तो उसमें कुछ ना कुछ साइंस यूज होते हैं। तो ER डायग्राम क्रिएट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है एंटिटीज का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एंटिटीज जो भी हैं, अगर हम कोई भी सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कितने तरीके की एंटिटीज यूज हो रही हैं। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। अगर आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, उनकी कोऑर्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन करना कि कितने कोऑर्डिनल क्या है उनका, 1 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स। जो हमारे एंटिटीज हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। इतनी चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, ER डायग्राम को क्रिएट करोगे। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट क्या करता है, एनरोल करता है कोर्स में। सो अ स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड टू एटलीस्ट 1 और मोर कोर्सेज। ठीक है, ईच कोर्स इज टॉट बाय अ सिंगल प्रोफेसर टू मेंटेन इंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अ प्रोफेशन कैन डिलीवर ओनली 1 कोर्स। अब भाई ये प्रोफेसर क्या कर सकता है, एक ही सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, स्टूडेंट एनरोल होता है तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है या पहला स्टेप क्या है, एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। तो हमें क्या पता चला, एंटिटी क्या क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट हो गया, ठीक है, दूसरा कोर्स हो गया, और तीसरा कौन हो गया, प्रोफेसर। तो हमारे पास 3 एंटिटीज हो गई, एक स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है, जो वो पढ़ता है, और जो पढ़ाता है। ठीक है, 3 एंटिटीज हो गई आपके पास, हमने कर लिया एंटिटी आइडेंटिफाई। स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, और प्रोफेसर हो गया। ठीक है, अब हमें इनके बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। तो हम बात करें कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो फर्स्ट है क्या, स्टूडेंट इज असाइंड अ कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट के पास एक कोर्स असाइन होगा और उसको क्या करेगा, डिलीवर करेगा आपका प्रोफेसर। ठीक है, तो हो गया स्टूडेंट असाइंड, क्या हुआ, कोर्स, और डिलीवर कौन कर रहा है, प्रोफेसर। ये हो गया रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, आपकी कोऑर्डिनलिटी क्या होगी, तो स्टूडेंट कैन बी, अब वो हम बात कर रहे हैं कि आपकी 1 to many होगा, 1 to 1 होगा, मैनी टू मैनी होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, आपका कोऑर्डिनलिटी स्पेसिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। स्टूडेंट कैन बी असाइंड मल्टीपल कोर्सेज। तो स्टूडेंट के पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज, दैट मीन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अब प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली 1 सब्जेक्ट, ओनली 1 कोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो गया आपके पास, स्टूडेंट क्या कर सकता है, असाइन मेनी कोर्सेस। ठीक है, लेकिन डिलीवर क्या होता है, प्रोफेसर क्या डिलीवर करेगा, खाली एक कोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। चौथा स्टेप क्या है, आपका एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब हमें क्या होगा, हमारे पास लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट को हमें, यू नीड टू मैप देम टू आइडेंटिफाई एंटिटीज। ठीक है, एंटिटीज के साथ हम क्या करेंगे, उसको मैप करेंगे, किस एंटिटी के साथ कौन सा एट्रीब्यूट मैप हो गया। जब मैपिंग हो जाएगी तो हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी प्राइमरी की कौन होगी। इफ अ यूनिक की इज नॉट रीडली अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे 2 या 1 या 2 एंटिटीज को एक साथ लेके।
ठीक है। एंटिटी आपके पास स्टूडेंट थी, प्रोफेसर थे और कोर्स था, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या हो जाएगी, स्टूडेंट आईडी यूनिक होती है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, कोर्स आईडी भी क्या होती है, यूनिक होती है। एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम, प्रोफेसर नेम और कोर्स नेम, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया कि स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के पास दो आपके पास एट्रीब्यूट, स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम। मैनी टू मैनी है क्योंकि स्टूडेंट के पास बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कोर्स कौन डिलीवर कर सकता है, एक ही प्रोफेसर डिलीवर कर सकता है। एक सब्जेक्ट, कोर्स दैट मीन्स द सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट क्या कर सकता है, एक प्रोफेसर पढ़ा सकता है, एक से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता है बट क्या हो सकता है, वो क्लासेस के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, प्रोफेसर क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी हो गया और प्रोफेसर का नाम हो गया। So for course entity attributes could be duration, credit, assignment for the sake of ease we have considered। तो हम बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, एक दो एंटिटीज, एक दो एट्रीब्यूट्स ही लिए हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं बट फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए कि होता क्या है, तो हमने दो दो एंटिटीज के साथ देख लिया है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है, मैनी टू मैनी हो गया, यहाँ पे 1 to 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या करना है, हमें ईआर डायग्राम क्रिएट करना है। तो अगर हमें ईआर डायग्राम को बनाना है तो पहला क्या होता है, एलिमिनेट एनी रिडंडेंट एंटिटीज और रिलेशनशिप। अगर आपके पास डुप्लीकेट एंटिटीज और रिलेशनशिप हो रहे हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। You need to make sure that all your entities and relationship are properly labeled। तो आपके पास जो भी relationship है, जो भी entities हैं, वो properly labeled हो, ठीक है। There may be various valid approaches to an ER diagram। You need to make sure that the ER diagram supports all the data you need to store, ठीक है। तो बेसिकली हम सारे डेटा को मैप करते हैं। You should assure that each entity only appears a single time in ER diagram। तो बेसिकली entity repetition नहीं होनी चाहिए। Name every relationship, entity and attribute represent on your diagram। ठीक है, जो भी आपके रिलेशनशिप है, एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, वो आपके ER डायग्राम में प्रेजेंट होनी चाहिए। नेवर कनेक्ट रिलेशनशिप्स टू ईच अदर, ठीक है। यू शुड यूज कलर्स टू हाईलाइट, ठीक है। वो हो गया आपका बनाने का वे, ठीक है। आप अगर जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अलग अलग कलर्स दे दिए हैं तो हमें समझने में ईजी हो गया। हमने पूरा रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया, हमने एंटिटीज बता दी, हमने क्या बना दिया, एट्रीब्यूट्स बता दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेप। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डीबीएमएस जनरलाइजेशन की। सो जनरलाइजेशन बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ मोर देन वन एंटिटीज फॉर्म अ न्यू एंटिटी, ठीक है। जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ वन और मोर देन वन एंटिटीज फॉर्म अ न्यू एंटिटी। तो जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं एक से ज़्यादा एंटिटीज के, वो क्या करते हैं, मिलकर एक नई एंटिटी फॉर्म करते हैं। दिस न्यूली फॉर्म एंटिटी इज कॉल्ड जनरलाइज एंटिटी। तो जो आपकी नई एंटिटी फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज एंटिटी। जैसे आपके पास दो एंटिटी है, स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी स्टूडेंट आर नेम, एड्रेस एंड ग्रेड। और अगर हम टीचर की बात करें तो नेम, एड्रेस और सैलरी, ठीक है। तो अगर हम इसके नॉर्मल ER डायग्राम की बात करते हैं तो कैसा बनेगा, आपके पास स्टूडेंट का नेम, एड्रेस और ग्रेड हो गया, ये एंटिटी हो गई, एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे टीचर के एंटिटी हो गई, उसके एट्रीब्यूट हो गए। ये था बिफोर जनरलाइजेशन। अगर हम आफ्टर जनरलाइजेशन की बात करें तो आपके पास क्या हो गया, हमने क्या कहा कि पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास क्या क्या कॉमन है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो नेम और एड्रेस कॉमन है, टीचर की बात करें तो नेम और एड्रेस कॉमन है। तो जनरलाइजेशन क्या करता है कि जो उसके कॉमन है उनको मिला के एक नई एंटिटी को फॉर्म कर देता है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि स्टूडेंट और टीचर क्या है, एक पर्सन है, और पर्सन के पास अपना क्या है, नेम है और एड्रेस है,
एक पर्सन है, उसके पास उसका नेम है और एड्रेस है। अब वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है या तो स्टूडेंट या तो टीचर। अगर स्टूडेंट है तो उसके पास ग्रेड एट्रीब्यूट होगा और टीचर है तो उसके पास क्या होगी? सैलरी एट्रीब्यूट होगा। तो हमने क्या किया, जो कॉमन एट्रीब्यूट थे एड्रेस और नेम, उसको क्या किया? जनरलाइज कर दिया एक पर्सन के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या यूज करता है? बॉटम अप अप्रोच, वेयर टू और मोर लेवल entities combine together to form a high level entity। तो क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है। यहाँ पे हमने क्या किया? स्टूडेंट ये थी और हमने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, टू न्यू जनरलाइज एंटिटी कैन फर्दर कंबाइन टुगेदर विथ लोअर लेवल एंटिटी टू क्रिएट अ फर्दर हाई लेवल जनरलाइज एंटिटी। तो बेसिकली वो क्या होता है? वापस से कंबाइन होकर ये क्या होता है? वापस एक नई एंटिटी को फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है एक होता है जनरलाइजेशन, दूसरा है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन हम समझ लिए। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? is a process in which an entity is divided into sub entities। तो बेसिकली एक एंटिटी किसमें डिवाइड हो जाती है? सब एंटिटीज में। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन में क्या होता था? आपकी दो एंटिटी कंबाइन होके एक टुगेदर न्यू हायर लेवल एंटिटी। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? वो ये क्या है? टॉप डाउन प्रोसेस है, वो बॉटम अप था। This idea behind specialization is to find the subset of entities that have few distinguished attributes. For example, consider an entity employee which can be further classified as sub-entities, technician, engineer, accountant, because these sub-entity have some distinguished attributes। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है? एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके पास उसकी नेम है और उसकी सैलरी है। वो क्या क्या हो सकता है? एक एम्प्लॉय है, वो क्या क्या हो सकता है? वो टेक्नीशियन हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो अकाउंटेंट हो सकता है। अगर वो टेक्नीशियन है तो उसके साथ एक सर्विस एट्रीब्यूट है, इंजीनियर है तो प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट है, अकाउंट है तो क्रेडिट है। तो ये हो गया आपका स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम जनरलाइजेशन की बात करें तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है आपके पास कि जो आपकी एंटिटीज जो एट्रीब्यूट्स कॉमन है वो उस एंटिटीज के वो क्या मिलाते हैं? एक नई, वो मिलके क्या करते हैं? एक नई एंटिटी को फॉर्म कर देते हैं। और उसमें एक सिंगल एंटिटी को हम क्या करते हैं? स्पेशलाइज कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन है तो ये हो सकता है, एम्प्लॉय है तो वो टेक्नीशियन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। So aggregation is a process in which a single entity alone is not able to make sense in a relationship. So the relationship of two entities act as an entity। तो aggregation, aggregate वर्ड हमें समझ में आ गया। तो एग्रीगेशन बेसिकली क्या है? इसमें एक सिंगल एंटिटी अकेले मेक सेंस इन अ रिलेशनशिप। तो बेसिकली कोई रिलेशनशिप में कोई भी सेंस नहीं होता है, मतलब एक सिंगल एंटिटी कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकती है। तो इसमें दो एंटिटीज मिलके क्या होती हैं? एक रिलेशनशिप फॉर्म करती हैं। जैसे एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट और फिर वो क्या करता है? मैनेजर मैनेजर्स, फिर ये क्या हो गया आपके पास? ये एक सिंगल एंटिटी हो गई। ठीक है, दोनों ने मिलके क्या किया? एक रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया और ये क्या हो गया? यहां से कनेक्ट हो गया। In real world, we know that a manager not only manages the employee working under them, but he has to manage the project as well। तो भी अब हम अगर हम बात करें तो मैनेजर का काम ये नहीं होता कि खाली वो एम्प्लॉयज को मैनेज करेगा, वो क्या करता है? प्रोजेक्ट को भी मैनेज करता है। तो ये क्या हो गया आपका? इस पे भी काम करेगा, मैनेज करेगा एम्प्लॉयज को भी और किसको करेगा? प्रोजेक्ट को भी करेगा। लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करें? एक रिलेशनशिप फॉर्म करें। तो ये हो गया आपका एग्रीगेशन। ठीक है, in such scenario, if entity manager makes a managed relationship with either employee or project entity alone, then it will not take any sense because he has to manage both।
ठीक है। अब मैनेजर को क्या है, दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, अलग-अलग आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या किया, इन दीज के रिलेशनशिप इन टू एंटिटी एक्ट एज एन एंटिटी, तो दोनों एंटिटी मिलके क्या हो रही, एक एंटिटी की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गई, एक सिंगल एंटिटी हो गई, और ये क्या हो रहा है, आपका मैनेजर एक एंटिटी है जो क्या कर रहा है, दोनों को मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एग्रीगेशन। ठीक है, तो ये था आपका कैसे हम ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं। आपके पास जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कोई भी क्वेश्चन वो ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।